हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 7 जुलाई 2019 को। और इस पेपर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर सीटेट के जितने भी अभी तक मैंने प्रीवियस पेपर कराए हैं उन सभी को देख सकते हैं। मैंने 2015 से और 2023 तक के सभी पेपर कंप्लीट करा दिए हैं। 2019 में 2 पेपर हुए थे तो ये एक रह गया है, और 2023 के भी मैं 1-2 पेपर और करा दूंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा अभी तो आपके पेपर को बहुत काफी समय है, तो अभी 1 महीने में 1-2 पेपर और हो जाएंगे और 2024 वाला भी हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये जो साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि आपके एग्जाम में सीटेट में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो आप 6th, 7th, 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से कर लेना। हर सब्जेक्ट की 2 प्लेलिस्ट हैं। 2 प्लेलिस्ट इसलिए हैं कि पहले एक प्लेलिस्ट में थ्योरी है और दूसरी प्लेलिस्ट में एमसीक्यू है। ठीक है, तो आप थ्योरी पहले किसी चैप्टर की थ्योरी देखिए, फिर उसी चैप्टर की आप दूसरी प्लेलिस्ट में एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में एमसीक्यू देख सकते हैं। इससे आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी हो जाएगी और प्रीवियस पेपर कर लेंगे तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत में जब इनका व्यापार की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है, उनकी वजह से उन्होंने क्या किया, जब उनका व्यापारिक केंद्र बढ़ता रहा तो उन्होंने उसको हैंडल करने के लिए, एक तरह से उसका प्रशासन देखने के लिए उन्होंने क्या किया, 3 प्रेसिडेंसी बना दी। ठीक है, और ताकि जो भारत में जो व्यापार चल रहा था वो व्यवस्थित ढंग से चल सके। आइए देखते हैं कौन कौन से शहर में इनकी व्यापारिक केंद्र थे। पहला है सूरत, मदुरई, दिल्ली। दूसरा है सूरत, मद्रास, कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा ही हो जाएगा, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ठीक है, आज जिसको हम कोलकाता बोलते हैं पहले उसको क्या बोलते थे, हम कलकत्ता बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ए और बी में से कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, बौद्ध धर्म के रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्धिस्टों में विश्वास समाहित हुआ। देखिए, इसके दोनों ही कथन गलत हैं और गलत होने का मुख्य कारण ये है, इन्होंने बोला है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म में पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। मूर्ति पूजा जो शुरू हुई थी जब बौद्ध धर्म की जो चौथी समिति हुई थी कनिष्क के समय में, तब चौथी समिति में जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बढ़ गया। एक हो गया महायान, एक हो गया हीनयान। जो महायान थे वो मुख्य रूप से जो भारत के बाहर जो बौद्ध धर्म था उसके अनुयायी थे, और उन्होंने ही महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में माना और उन्होंने मूर्ति बनाई भगवान बुद्ध की और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। और वो लोग जो थे वो मांस खाते थे, महायान वाले। जबकि हीनयान वाले जो थे वो आप मान सकते हैं कि मुख्य रूप से वो भारतीय हैं, जो हीनयान वाले हैं, और वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो भी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, वो भी ईश्वर को एक मानते थे। तो जो हीनयान वाले हैं वो एक्चुअल में उन मानताओं को मानते हैं जिनको गौतम बुद्ध मानते थे। जैसे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे गौतम बुद्ध भगवान को एक शक्ति मानते थे, वो भी मानते हैं। और जो हीनयान वाले हैं वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं, ना कि भगवान के रूप में। ठीक है, और वो मांस आदि नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, जबकि महायान वाले मांसाहारी हैं। और मुख्य रूप से जो महायान की जो शाखा है वो चीन में है। ठीक है, चीन में या और अन्य विदेशों में है। भारत में बहुत कम ही लोग होते हैं महायान शाखा के। ठीक है, महायान जो शाखा है उसके। तो देखो, पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, कि बौद्ध धर्म के रूप में, अगर यहाँ पर महायान आता तो यह वाला ऑप्शन सही होता है, लेकिन इन्होंने बोला बौद्ध धर्म के रूप में। दूसरा क्यों गलत हो गया, महायान बौद्ध धर्म के आने के बाद से ही। ठीक है, महायान के आने के बाद से नहीं हुआ था, ठीक है, पहले से ही था, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती चलती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन से एनसीईआरटी से आया है, ताकि आपको पता रहे कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ।
कि जो 43 वाला आया है ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। और ये वाला आया है आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 से। और ये 42 वाला आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री, उसका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आइए हम देखते हैं, हम थे 44 पर, नहीं हम थे 43 पर। महलवाड़ी और रैतवाड़ी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें क्या किसके बारे में देखना है? महलवाड़ी और रैतवाड़ी राजस्व प्रणाली के बारे में देखना है। ए है महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्त थी, जबकि रैतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी, ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा, हमने सही देखना है इसमें 43 वाले में। अब हम देखते हैं दूसरा, बी है महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के लिए के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैतवाड़ी में किसान के साथ सीधा समझौता होता था। तो देखिए दोनों ही सही है, दोनों ही आंसर इसके सही हो जाएंगे, पहला भी और दूसरा भी कथन। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ रैतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। देखो ये जो महलवाड़ी व्यवस्था थी इसमें क्या होता था कि पूरे गांव का एक मुखिया चुन दिया जाता था अंग्रेज सरकार के द्वारा, ठीक है, कंपनी के द्वारा। तो कंपनी क्या करती थी, पूरे उसका एक होता था, पूरे गांव का एक मुखिया बना दिया जाता था और पूरे गांव से वो कर इकट्ठा करके कंपनी तक पहुंचाता था, ठीक है। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि जब कंपनी को लगा कि यार महल वाली जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था में उन्होंने एक नई चीज लेके आए कि जो किसान से वो क्या करेंगे, वो सीधा भाव न्याय करेंगे, मतलब सीधा सीधा ही कंपनी के लोग सीधे ही किसान से कर वसूलेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर वसूलते थे कौन? कंपनी के अधिकारी। और महलवाड़ी व्यवस्था में जो कर वसूलते थे वो गांव का मुखिया होता था। एक तरह से आप ऐसे मान सकते हैं कि गांव का एक जमींदार वो बना देते थे कि गांव से जितना भी वो राजस्व आएगा यानी कि टैक्स आएगा तुम हमें वसूल करके दोगे, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में वो खुद ही देता है था, ठीक है। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो सर मुनरो ने चलाई थी, इसलिए इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। जबकि महलवाड़ी जो व्यवस्था थी ये यूपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में, इन सब में थी। और ये होल्ड मैकेंजी ने चलाई थी। एक और था, वो था स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त था। और उसमें स्थायी बंदोबस्त जो स्टार्टिंग करी थी वो लॉर्ड कर्नवालिस ने करी थी और वो मेन रूप से कहा था, बंगाल में था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है, यानी कि सूफी संत जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब उनको जहां पर दफनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मकबरा, ठीक है। एक तरह से जब वो मर जाते हैं तो उनको जहां पर दफनाया जाता है उसके ऊपर एक कुछ इमारत टाइप की बना दी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मकबरा बोलते हैं। अब देखिए उसको किस नाम से जाना जाता है। पहला है दरगाह, दूसरा है खानकाह, तीसरा है ईदगाह और चौथा है गुल फिरोज, ठीक है, गुल फिरोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा पहला दरगाह, ठीक है। दरगाह क्या होती है, वो सूफी संत जो होते हैं उनका मकबरा होता है, उसको ही हम दरगाह बोलते हैं, ठीक है। और भारत में कई जगह है दरगाह, राजस्थान में भी है एक दरगाह, बहुत मान्यता है उनकी। और अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं। ईदगाह वो स्थान होता है जहाँ पर ईद पर या कुछ विशेष मौकों पर नमाज पढ़ी जाती है और लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, ठीक है। खानकाह क्या चीज होती है, जहाँ पर जो मुस्लिम धर्म होते हैं, धर्म के जो गुरु होते हैं, ठीक है, जिनको सूफी बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं, जिनको सूफी बोलते हैं। अगर मैं अगर हिंदी में बताऊं तो, जैसे सूफी वगैरह तो उर्दू वगैरह या फारसी वगैरह का शब्द है, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जो धर्म गुरु होते हैं जहां पर वो रहते हैं, जैसे हिंदुओं के में क्या होता है, आश्रम में रहते हैं ऋषि मुनि,
है ना। जो महात्मा लोग होते हैं कहाँ रहते हैं, वो आश्रम में रहते हैं। उसी तरह से जो सूफी संत होते हैं जहां पर वो रहते हैं उनको खानकाह बोलते हैं। एक तरह से उनका भी ये आश्रम हम बोल सकते हैं, ठीक है। और ईदगाह मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक मिनट। विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, तो ये किसने दिया था, ठीक है। इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है ना। पहला है सखुबाई द्वारा, दूसरा है रामानुजन द्वारा, और तीसरा है बसवन्ना द्वारा, चौथा है एकनाथ द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, विशिष्टाद्वैतवाद दिया गया था रामानुज द्वारा, ठीक है। अब देखिए एक और चलता था आपका, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है। ईश्वर से अनुराग चैप्टर का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक बसवन्ना ने एक अलग विचारधारा चलाई थी, और उस विचारधारा में क्या था कि स्त्रियों को और जो कुछ पिछड़े वर्ग हैं उन जिनके साथ भेदभाव होता है उनको समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरी तरह से मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। ये मूर्ति पूजा को पूरी तरह से विरोधी थे कि भाई मूर्ति पूजा, ये कर्मकांड, ये सब नहीं होने चाहिए। स्त्री पुरुष समान है, सभी व्यक्ति समान है और सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। और देखो सखुबाई और एकनाथ जो थे, ये थे आपके वैष्णव धर्म से संबंधित। वैष्णव धर्म मेनली वो होता है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, ठीक है। मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो एक तरह से कौन है, वो वैष्णव है। और वैष्णव में ही आपकी सखुबाई थी, एकनाथ थे, ठीक है, और चोखा मैठा थे, ठीक है। और ये जो विचारधारा चल रही थी, या ये जो एक नई शाखा चल रही थी भक्ति की, ये चल रही थी आपके महाराष्ट्र में, पंढरपुर में। और वहां पर एक मंदिर बना हुआ है विठल स्वामी का, वो मेन किसका है, वो भगवान श्री कृष्ण का ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है, ठीक है। दीवानी अदालत, देखो एक तरह से ये पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड है। दीवानी अदालत के बारे में पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, ये आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी है और पॉलिटिकल साइंस की, और चैप्टर नंबर 4 है उसके, इसमें डिटेल से इसको डिफाइन कर रखा है दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत को। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दीवानी अदालत का मतलब होता है जो राजस्व से संबंधित, मतलब जमीन से रिलेटेड जितने भी टैक्स के मामले हैं या कुछ भी है, लड़ाई झगड़े के हैं, वो सभी दीवानी अदालत के अंतर्गत आते हैं। और अपराध जैसे चोरी, डकैती, मारपीट, ठीक है, दहेज, ये सब किसमें आते हैं, फौजदारी में आते हैं। तो इसमें बोला है कि जो दीवानी अदालत है, और कथन है ए, यह एक फौजदारी अदालत थी, बिल्कुल गलत है। ये दोनों क्या थी, बिल्कुल अलग अलग हैं। दीवानी अदालत अलग थी, फौजदारी अलग। और पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी तो मेनली कौन सी अदालत पाई जाती थी, दीवानी अदालत ही होती थी। यानी कि क्योंकि उन्हें टैक्स वैक्स से ही मतलब था अपना, ठीक है, और किसी चीज से उनको ज्यादा लेना देना था नहीं। लेकिन जब ब्रिटिश क्राउन का आया, मतलब जो इंग्लैंड की महारानी जब शासन सत्ता में आई, तो उन्होंने पूरा शासन सिस्टमेटिक तरीके से चलाया। आप मान सकते हैं कि 1858 के बाद से सही से शासन किया था अंग्रेजों ने, अंग्रेज सरकार ने। बी है, यह यूरोपियन न्यायाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। तो बिल्कुल सही बात है कि जो न्यायाधीश होते थे इसमें कौन होते थे, वो पूरी तरह से यूरोप के लोग ही होते थे, ठीक है, हमारे यहाँ का नहीं होता था। तो ए गलत है और बी सही है। किसमें है, ए गलत और बी सही, तीसरे में। नेक्स्ट देखते हैं, गैरिसन नगर से अभिप्राय है। गैरिसन नगर क्या है, ठीक है। ए है, ए है आपका पहला, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर, यानी कि एक तरह से जो बंदरगाह होते हैं ना उनको बोलते हैं पत्तन नगर। जैसे महाराष्ट्र के कुछ मुंबई जैसे शहर होते हैं ना, जहां पर माल एक्सपोर्ट किया जाता है देश का, और दूसरे देशों से माल मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है बंदरगाहों पर।
जहाजों द्वारा, तो उस नगर को बोलते हैं व्यापारिक पत्तन नगर। ठीक है। दूसरा है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तीसरा है किलेबंद छावनी जहां सैनिक रहते थे। देखो अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश था उसके समय में इस तरह के गैलिसियन शहर पाए जाते थे, और ये मेनली किसके लिए होते थे, ये सैनिकों के लिए होते थे। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी जो छावनी रहती थी, एक तरह से सेना रहती थी, उसके लिए ये एक शहर बनाए जाते थे, और ये किलेबंद होते थे, मतलब ऊंची ऊंची दीवारें थी सैनिकों की सुरक्षा के लिए। ठीक है। और उसमें सैनिक रहते थे, जब सैनिकों की जरूरत होती थी तब उनको युद्ध पर भेजा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अभिकथन है ए, जब लंदन में अपराह्न यानी कि पीएम, ठीक है, के 2 बजे है, ठीक है, दोपहर बाद का समय जो पीएम जिसको हम बोलते हैं, तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण है आर, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82:30 पूर्व में स्थित है। ठीक है। ग्रीनविच जो लंदन से निकली है, ग्रीनविच रेखा जो लंदन से निकली है, और भारत की समय रेखा में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। तो इंग्लैंड में जो भी समय होगा उससे 5.5 घंटे आगे कहाँ होगा, भारत का समय होगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4th, कि ए और बी दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। समय क्षेत्र पर दिए गए कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। बी है पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। सी है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए, बी और सी तीनों सही है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा था। जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा सुन ले, और जिनको समझ में आ गया है वो थोड़ा सा स्किप करके आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए ए है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बड़ा होता है, जैसे कनाडा है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, रूस है बहुत बड़ा है, अमेरिका है बहुत बड़ा है। जैसे हमारे भारत में जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है। ठीक है। जो हमारी समय रेखा है, हमारा जो समय काउंट होता है भारत का वो होता है 82.5 डिग्री से, जो भारत के बीचों बीच से निकाली गई है, ताकि भारत में समय में ज्यादा अंतर ना हो। क्योंकि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है, और जो गुजरात है जो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है, गुजरात के समय में और अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसलिए इस अंतर को, ये अंतर ज्यादा ना रहे, इसलिए 82.5 डिग्री एक रेखा निकाली गई है भारत के बीचों बीच से। ठीक है। अब भारत तो छोटा सा देश है, लेकिन जो कनाडा है बहुत बड़ा है, रूस है काफी बड़ा है, रूस में 11 समय रेखा है, कनाडा है, और आपका अमेरिका है, तो इनमें एक से अधिक समय रेखा है। ठीक है। दूसरा आपका कथन था कि पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय जोन में बांटा गया है, तो ये भी सही है। अब देखिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। तो जो 15 डिग्री है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया 60 मिनट के बराबर। कैसे कि 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 4 मिनट, और आपका 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 मिनट। ठीक है। 15 डिग्री का समय घेरता है ना, 15 डिग्री का मतलब हो गया 60 मिनट, 15 चौका 60। ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट, तो 15 डिग्री 60 मिनट हो गए। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।